लिखिएगा। क्या लिख रहे थे हम लोग? हाँ, अरबी अनुवाद हुआ, लिखिएगा। बहुत सारे विद्वान, हाँ ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य की अरबी अनुवाद किया गया, लिखिएगा। इसी में, हाँ उसी में लिखिए ना। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे अरबी विद्वान लिखिएगा। बहुत सारे अरबी विद्वान जैसे अल-फजारी जैसे अल-फजारी कोमा अबू मासार आइए, अल-फजारी कोमा अबू मासार बनारस आए, हाँ वाराणसी आए, जहाँ उन्होंने अबू मसार तो वाराणसी है ना। हाँ, अल-फजारी अबू मसार जैसे विद्वान वाराणसी आए, जहाँ उन्होंने संस्कृत विद्या, संस्कृत भाषा को सीखा, संस्कृत भाषा को सीखा एवं अनेक पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। अनेक पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। ज्योतिष शास्त्र, रुकिए जो लिखिएगा। अल-बरूनी ने लिखा है कि संभवतः आई, हाँ बैठिए, हाँ मैंने सवाल वो नहीं है, आइए, हाँ मैंने सवाल ये है, आए हैं कभी भी, लेकिन इतिहास वो व्यक्ति कहे, देखना जी आप तोड़ दीजिएगा, देखिए इतिहास कभी भी लिखा जा सकता है। आए थे वो गौरी के समय में, लेकिन इतिहास लिखा कहाँ का? वो अरबों के समय का लिखा है, नहीं 2-4 लाइन लिखा है, इसीलिए 5 लाइन छोड़ दीजिए ना, इसलिए वो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे विद्वान अभी आप हैं, तो भाई तो इतिहास तो लिख ही सकते हैं, तो इसीलिए इतिहास में, हाँ उससे पहले का इतिहास लिखा जाता है, लेकिन भविष्य का इतिहास लिखना संभव नहीं है। क्या पिछला इतिहास यदि लिखाता है तो ढेर सारा स्रोत है ना, उसके आधार पर लिख देता है, वही अल-बरूनी लिखता है। क्या लिखे? 5 लाइन छोड़ देना, हाँ 5 लाइन आए। हाँ, अल-बरूनी ने लिखा है कि संभवतः आए, संभवतः दे दो भाई पेन, संभवतः, हाँ हो गया, संभवतः लिखिएगा, संभवतः पंचतंत्र का भी अनुवाद ऐसा लिखिएगा, विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र का भी अनुवाद
विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र का भी अनुवाद, विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। अबू मासार ने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, अध्ययन किया और इस दिशा में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की। विशेषज्ञता हासिल की। क्लियर? अब पैरा चेंज कर दीजिए, पैरा चेंज करिए। हाँ, अल्फजारी वही लिखे जो बनारस शिक्षा केंद्र कर लिख लिया। इसने कहा वो याद नहीं है, ठीक है, लिखिएगा, पैरा चेंज करिए। अब्बासी खलीफाओं के द्वारा पैरा चेंज करके अब्बासी खलीफाओं के द्वारा बगदाद को अपनी राजधानी बनाई गई। हाँ, बगदाद को अपनी राजधानी बनाई। अब्बासी खलीफाओं के द्वारा बगदाद को अपनी राजधानी बनाया गया। इन्हें सजाने एवं संवारने के लिए भारतीय कारीगरों का सहारा लिया। कहा जाता है कि महलों एवं मस्जिदों के निर्माण में भारतीय शिल्पकारों ने अपना अहम योगदान दिया। आइए, भारतीय शिल्पकारों ने अपना अहम योगदान दिया। इन्हीं के प्रयास से बगदाद शहर को बेहतर बनाया जा सका। आइए, बैठ जाइए। बेहतर बनाया जा सका। आज बड़ी लेट कर दिया आप लोग। आए देखें, नहीं आज रविवार शनिवार ने था। ओ संडे को रहता था। नहीं वही बोले क्यों। अच्छा, नहीं अभी वो जो शेष था उसी को लिखवा रहे हैं, फिर भी इसमें बता दें। मतलब जहाँ तक लिखी थी ना उसी को आगे बढ़ा रहे थे, और कुछ नहीं था। तो
तो उसमें यही बताए थे कि जो अरबी विद्वान थे अल-फजारी, ये भी बनारस आए, अबू मसार ये भी बनारस आए। और चूँकि यहाँ सब चीज़ लिखा गया है संस्कृत भाषा में, अब वो लोग कौन भाषा में थे? वो लोग अरबी भाषा में थे, अरबी भाषा वाले थे। तो उन्होंने सबसे पहले संस्कृत सीखा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। जो विद्वान आदमी होता है उसको पढ़ाई के प्रति कितनी ललक होती है, इस बात को देखिए। उनको पढ़ाई के प्रति कितनी ललक होती है, इस बात को देखिए। अरबी भाषा का आदमी संस्कृत सीख लिया, सोचो। और संस्कृत सीख करके फिर उस जो अच्छी अच्छी पुस्तकें थी उसका अरबी अनुवाद किया। कितना मेहनत है, सोचिए। इसीलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं अभी आपको, केवल हम मजाक में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन आप देखिए वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा बोल दिया। कहा एक ललक है। इसलिए हर हमेशा आदमी को क्या सोचना चाहिए, हर हमेशा आदमी को क्या करना चाहिए, एकदम बहुभाषी बनना चाहिए। आप जितना बहुभाषी बनिएगा उतना ज्ञान अर्जन आप कर सकते हैं। जितना बहुभाषी बनिएगा, अनेक भाषाओं का आप ज्ञाता होइएगा, अनेक भाषाओं का यदि आप ज्ञाता होइएगा तो ज्ञान का स्रोत बढ़ जाएगा ना। तो ज्ञान का ये क्या बढ़ जाएगा, ये स्रोत बढ़ जाएगा। काहे जो दुनिया में अनेक भाषाओं में जो ज्ञान दिया है उसको आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो भाई इससे आपके ज्ञान में क्या होगा, इजाफा होगा। इसीलिए जो विद्वान होते हैं उसको सरहद रोक नहीं सकता है। जो सरहद है, ये सीमा है, एक संकुचित राष्ट्रीयता की बात है, संकुचित राष्ट्रीयता की बात है। राष्ट्रीयता संकुचित राष्ट्रीयता है या उग्र राष्ट्रीयता है या धर्म राष्ट्रीयता, या क्या कह सकते हैं, ये उग्र राष्ट्रीयता है या धर्म जाति नस्ल, उसको रोक नहीं सकता है। वो बस एक ही चीज़ जानता है कि मानव ने विकास के लिए कौन कौन सा ज्ञान अपनाया, मानव ने विकास के लिए कौन कौन ज्ञान अपनाया, क्या ज्ञान दिया, उसको जानना मानव हित के लिए, मानव को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। इसीलिए कहाँ अरब कहाँ बनारस, अब वहाँ से आकर के इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ करके तब देखिए फिर उसमें जो अच्छी बातें थी उस बातों को क्या किया, लिखा, और लिख करके फिर पूरे अरब वालों के सामने परोसा, और तब अरब वालों ने सीखा, तब यूरोप भेज दिया। तो उनका जो स्टीम होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त स्टीम होता है। उसके स्टीम के आगे जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो टिक नहीं सकता है। बस उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि नहीं, मुझे मानवता के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए कार्य करना है, तभी तो इतना मेहनत करते हैं। अब सोचने वाली बात है, कितनी लड़ाई है, कितनी सांप्रदायिकता है, कितना भाई है, बाद है, भतीजावाद है, बहुत सारी बातें हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, सरहद है, सीमा है, कम्युनिटी है, संप्रदाय है, लेकिन उससे वो क्या रहता है, परे रहता है। अभी अपने ही देख लीजिए, वैज्ञानिक को खाली आप देख लीजिए, किसी भी देश का वैज्ञानिक कुछ है, उसको देश से कोई लेना देना है ये नहीं, बस एक ही टारगेट रहता है कि चंद्रमा पर जाना है, सूर्य पर जाना है, सूर्य पर नहीं जाएगा नहीं, मंगल पर जाना है। उसको राजनीति प्रभावित नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? कभी प्रभावित नहीं कर सकता है। ये महान लोगों का लक्षण है, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ आया और समझा। अबू मसार बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री थे, बनारस ज्योतिष शास्त्र का केंद्र है। तो भाई यहाँ आकर के उन्होंने सीखा, सूर्य की दशा को समझा, चंद्रमा की दशा को समझा, ग्रह नक्षत्र की बातों को समझा, और जो उनको नया चीज़ लगा उसको एक्सेप्ट करके और ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। ये चीज़ बातें यहाँ पर कर दिया। पंचतंत्र को यदि पढ़ना चाहिए, हम तो कहते हैं कि चाहे कोई भी आदमी हो,
पंचतंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। हम बच्चे में पंचतंत्र एक बार हम पढ़े थे, फिर मौका नहीं मिला पढ़ने का। उसमें नैतिकता से सारी बातों को दिया गया है और नायक नायिका जो बनाया गया है वो पशु पक्षी को बनाया गया है और उस पशु पक्षी को नायक नायिका बना करके तत्कालीन समाज का या वर्तमान समाज के बारे में समझाने का प्रयास किया है। हमको एक ही कहानी बड़ा याद है उसका। दो पड़ोसी थी, राइट। तो एक पड़ोसी का यहाँ अरहर का दाल था, राइट। तो अरहर का दाल कुत्ता चाट दिया, राइट। और दूसरे के यहाँ क्या था, एक खिसाड़ी का दाल था, तो रह गया। तो वो पड़ोसी आकर के इनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि हमको खिसाड़ी का दाल खाने का बहुत मन करता है, आप अरहर का दाल ले लीजिए। तो वो भी पड़ोसी बड़ी तेज़ थी कि क्या बात है भाई, खिसाड़ी के बदले अरहर ये दे रही है, बात तो कुछ ज़रूर है। बोला अच्छा ठीक है, ले लेना है, लेकिन आप ऐसे भी ले आइए। वो नहीं, आप नहीं, देखिएगा आप ले लीजिए, लेकिन ये क्या है, हम अरहर का दाल नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब वो पता लगाया कि अरहर का दाल ये क्यों देना चाह रही थी, तो पता चला कि कुत्ता चाट लिया था। तो यदि कोई आदमी इस प्रकार का काम करता है तो आखिर उसके पीछे राज क्या है, ये सोचने पर मजबूर करता है लोगों को। और जो लोग नहीं सोचता है कि नहीं अरहर के बदले खिसाड़ी के बदले अरहर दे रहा है, फट से ले लो, तो वो आदमी क्या होता है, बच जाता है। वो आदमी क्या होता है, फंस जाता है। इसीलिए हर हमेशा तर्क लगाना चाहिए, वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने किया। और विष्णु शर्मा से जो रचित पंचतंत्र था, उस पंचतंत्र का अनुवाद क्या करवाया, अरबी भाषा में करवाया, ताकि अरब के जो बच्चे हैं उसको पढ़े, आइए ना, सामाजिक स्थिति को क्या कर सके, समझ सके। और जब ये सामाजिक स्थिति को समझने का ये बात किया, तब उससे ज्ञान बढ़ा। स्वाभाविक बात है, उससे क्या बढ़ा, ये ज्ञान बढ़ा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तब क्या हुआ, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ये बात हमने लिखा दिया सभी बच्चों को। अब इसी समय अब्बासी खलीफा ने क्या कर दिया, अपनी राजधानी कहाँ बना दिया, बगदाद बना दिया। जो अब्बासी खलीफा थे, ये अब्बासी खलीफा थे, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना दिया, ये बगदाद बना दिया। ये क्या बना दिया, ये बगदाद बना दिया। तो भाई जब बगदाद बना दिया ये, तो बड़ी बगदाद तो अभी क्या था, यूँ ही था। जब राजा आएंगे, सुल्तान आएंगे, बादशाह आएंगे, तो उसका सूरत और सीरत तो बदलेगा, जैसे मन तैसे तो नहीं रह जाएगा। बस बगदाद को क्या किया, सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करवा दिया गया, यहाँ पर महल का निर्माण किया जाने लगा, मस्जिद का निर्माण किया जाने लगा, बड़े बड़े स्थापत्य का कला का यहाँ विकास किया गया। और इस अवस्था में भारतीय शिल्पकार को क्या किया गया, ये बुलाया गया। और भारतीय शिल्पकारों ने इसको क्या किया, बढ़िया से सजाया और संवारा, और तब बगदाद क्या बना, खूबसूरत शहर बना। तो सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ भी जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जा कर के इस प्रकार के प्रपंच में, जाल में वो कभी नहीं फंसता है। बस उनको क्या चाहिए, सुंदरता, कैसे सुंदर बनाया जाए, चाहे जिस विधा से हो, कोई भी विधा हो। विधा की अपनी कोई जाति, धर्म, लिंग नहीं होती है। बस इनकी केवल एक ही चीज़ होता है, सौंदर्य को निखारना। ये सौंदर्य को क्या करना, ये निखारना, ये सौंदर्य को निखारना। और इसी पर ध्यान रखा और इसके बाद इसको सजा दिया। तो लास्ट में अब हम लोग यही कहेंगे कि अरब आक्रमण के संबंध में यदि आप कहते हैं कि इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये बात तो भूल है। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। दोनों के एक दूसरे के यहाँ सांस्कृतिक संबंधों में इजाफा हुआ। क्या हुआ, स्थापत्य का विनिमय हुआ, लोगों ने एक दूसरे को समझा, समन्वयवादी संस्कृति का जन्म हुआ और बड़ी करीब से एक दूसरे को समझने का क्या किया, प्रयास किया। राइट, तो लिख दीजिए। हाँ, भारतीय लोग कुछ ने बहुत खास प्रभावित नहीं कर सका। हाँ, ज्ञानी थे, तो उन लोगों ने उससे क्या सीखा, शतरंज सीखा था, शतरंज इस प्रकार से। हाँ, वो तो ठीक है, उसका कोई वो नहीं है।
स्पष्ट विवरण नहीं नहीं पढ़ाई नहीं है, लिखिए। आए हाँ कहे ना तो देखिए, ऐसे चीज़ों को जो कि जनमानस को प्रभावित ना कर सके उसकी कोई खास मान्यता नहीं होती है। अब खजूर है तो खजूर क्या है भाई, वो तो रेगिस्तानी चीज़ है, तो इससे तो जलवायु अपने यहाँ है नहीं, तो भाई उसका खेती यहाँ कैसे होगा। यदि ऐसा होता तो राजस्थान में अरबी खजूर का कैटेगरी लगाया जा सकता था, लेकिन राजस्थान में ऐसा है नहीं। अपना जो थार मरुस्थल है वहाँ लगाया जा सकता था, लेकिन प्रकृति प्रदत्त है, वैसा जलवायु नहीं है, वैसा तापमान नहीं है, या जो कुछ भी हो, इस वजह से संभव नहीं है। इसलिए बनाया कि अब देखिएगा इसका, ये जो राजधानी बनाया बगदाद को, देखिए आज मथुरा मेरा घूमता है, काहे घूमता है। अच्छा आज सूत उठ के चले आए आज ना, इस कारण से हम सोचे कि आज ये आए, आज हम सोचे कि 8:30 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा, फिर बच्चा सब वो हो जाएगा, तो उठे और चल दिए, इसीलिए माथा घूम रहा है आज। देखिए माथा आज घूम रहा है, तो यहाँ पता चला कि नहीं हिंदी वाले नहीं आए हैं, सो आप पढ़ाइए। देखिएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा बगदाद क्यों बनाया गया, राइट। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और अपना अपना मैप निकाल के देखिएगा, यदि लाए हैं तो देखिएगा, नहीं लाए हैं तो यहाँ देखिएगा। ये पोर्शन ये आपका क्या पड़ गया, अरब पड़ गया। ये पोर्शन क्या पड़ गया, अरब पड़ गया। अच्छा, अरबों ने क्या किया, इतना ज़बरदस्त हंगामा किया, इतना ज़बरदस्त रूप से चला, इस्लामिक आंधी चली, इस्लाम धर्म का तूफान चला, साइक्लोन चला, जो कि पूरे को एकदम आप्लावित कर लिया ना। तो जब पूरे को आप्लावित किया तो यहाँ से ये जो आप ये इराक देखते हैं, ये इराक, तो इस जगह यहाँ अरब में, यहाँ मक्का मदीना से बढ़िया सेंटर इसको लगा कि यहाँ पर बगदाद है, ये ज़्यादा अच्छा सेंटर होगा। काहे, बगदाद से आसानी से आप मध्य एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ईरान और अपना अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत को कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आप पूर्वी यूरोप को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इधर अफ्रीका वाला भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये बगदाद को बनाया, और बगदाद को जो बनाया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इधर भी फारस की खाड़ी आ गया, इधर देखिए इससे करीब कौन सी आ गया, भूमध्य सागर आ गया, इधर से अरब से लेंगे तो ये लाल सागर आ गया, तो ये ज़्यादा मिडिल क्षेत्र पड़ता है। इसलिए हमेशा लोग लॉकेट जो करता है कि ऐसे क्षेत्र को कंट्रोल करो जहाँ से हम सब जगह जा सकते हैं। नहीं, जैसे कि मोटा मोटी आप देखिए, हाँ अपने हिसाब से देखिए, हम आपको बताते हैं पटना में लोग क्यों घर लेना चाहता है। पटना में घर लेना इसलिए चाहता है कि पटना से यदि हम चलते हैं तो इधर दिल्ली भी आसानी से चले जाएंगे, इधर कलकत्ता भी आसानी से चले जाएंगे, धर्म स्थान है इधर देवघर आसानी से चले जाएंगे, इधर बनारस ये भी धर्म स्थान है बनारस, इसलिए पटना क्या पड़ गया, सेंटर, राइट। लेकिन यदि कोई दिल्ली में लेना चाहता है तो दिल्ली से कलकत्ता में बहुत समय लगेगा, यहाँ से जाकर के फिर वो धर्मस्थल भी जाएगा तो वहाँ भी दिक्कत होगा, तो पटना ज़्यादा क्या पड़ जाता है, एक सेंटर पड़ता है। इसी हिसाब से लोग क्या करता है, अपना जगह जमीन घर द्वार अपने तौर तरीके से किस बात को ध्यान में रख करके लेता है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, ये सब। और दूसरी बात, लोग जो जगह जमीन लेता है, समझिएगा बात को, तब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को समझ में आएगा। लोग कहाँ जगह जमीन लेता है, अस्पताल किधर है, हमारे घर से अस्पताल की दूरी कितना दूर, रेलवे स्टेशन कितना दूर, बस स्टैंड कितना दूर, बाजार कितना दूर, राजधानी कितना दूर, मार्केट कितना दूर। हाँ ये बढ़िया है, रमना रोड बढ़िया है, क्यों भाई, बगले में एनएमसीएच है,
बगले में स्टेशन है, बगले में पाटलिपुत्रा माने यूनिवर्सिटी अपना पटना यूनिवर्सिटी है, बगल में ही क्या है हॉस्पिटल है, बगल में ही बाज़ार है, बगल में सब कुछ है। इससे बढ़िया प्राइम लोकेशन और कुछ हो नहीं सकता है। तो जिस प्रकार से आप ये ध्यान रख करके लेते हैं जगह ज़मीन, उसी प्रकार से आखिर उसका भी तो साम्राज्य है कि कितना बड़ा साम्राज्य मेरा है, उस आधार पर वो अपना सेंटर, अपना राजधानी तय करता है कि जहाँ से संपूर्ण लोकेशन को लोकेट किया जा सके। नहीं, ये प्राइम लोकेशन होना चाहिए, इसलिए अब्बासी खलीफाओं ने इस प्रकार से बनाया। और दूसरी बात है, समय समय पर अपने इच्छा के अनुकूल लोग अपना राजधानी परिवर्तन करते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़े थे बिंबिसार के समय, तब बिंबिसार के समय आपका क्या था, गिरिब्रज था। गिरिब्रज को फिर हटा दिया गया, फिर अजातशत्रु, फिर ये क्या आया, उदयन आया, उसने फिर जाकर के क्या किया, पाटलिपुत्र ले आया। तो समयानुसार बदलता है। शिशुनाग ने फिर कहाँ कर दिया, वैशाली कर दिया। तो ये हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए बगदाद को उन्होंने अब्बासी खलीफाओं ने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई। और यहीं से इसको खूबसूरत बनाने के लिए कहाँ के शिल्पकारों का मदद लिया, ये भारत के शिल्पकारों का मदद लिया। काहे भारत भी अपने आप में काफ़ी क्या था, विकसित था। तो लिखिएगा लास्ट में क्या लिखे तुम लोग, बनाया जा सके। पहला चेंज करिएगा। उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अरब आक्रमण का प्रत्यक्ष रूप से राजनीति के क्षेत्र में कोई विशेष प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये दोनों देश एक दूसरे से अछूता नहीं रहा। ये दोनों देश एक दूसरे से अछूता नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे से अनेक मामलों में विचारों का आदान प्रदान किया, कमोबेश एक दूसरे से सीखा, समन्वित संस्कृति का विकास किया, समन्वित संस्कृति का विकास किया, समन्वित संस्कृति का विकास किया। इसके फलस्वरूप अरब आक्रमण का प्रभाव भारत पर दूरगामी एवं सृजनात्मक रहा। दूरगामी एवं सृजनात्मक रहा। बस हाँ, बहुत दूर तक, भविष्य तक, काहे कि दोनों देश का संपर्क रहा ना। और सृजनात्मक मतलब दोनों एक दूसरे से सीखा। भारतीयों ने भी कुछ सिखाया,
तो इसने भी कुछ सिखाया, ये बात रहा। तो ये था आपका अरब आक्रमण का था। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अब महमूद गजनवी। लिखिएगा महमूद गजनवी। देखिएगा तो महमूद गजनवी से क्या क्या सवाल आया है, आप सभी बच्चे उसको अपना निकाल के देखें। क्या सवाल आया है आप उसको निकालिए, महमूद गजनवी से देखिए और सवाल को बोलिए। आज हम लोग पढ़ते हैं महमूद गजनवी। यह है महमूद गजनवी। इसे क्या सवाल है इस बात को आप देखिए। हाँ बोलते जाओ। हाँ क्वेश्चन बैंक लाया है कोई बच्चा? फटाफट देखिए लाए हैं, पढ़ो, देखो ना फटाफट देखो ना। नहीं ना, हमको आज लगा क्या कि 7 बजे शुरू करेंगे तब ना 8:30 बजे ख़त्म करेंगे। हम भी यार सूत उठ के तो सीधे चल दिए, इसलिए माथा भी मेरा घूम रहा है। हाँ पावर अभी लाए नहीं। खा पी ना, एक्सरसाइज भी नहीं किए। हाँ डेली एक्सरसाइज नहीं, वो तो गबड़ाइए देगा अभी, हवा भर जाएगा पूरा पेट। हाँ नित्य एक्सरसाइज नहीं करने से दिक्कत हो जाएगा, हम चल ही नहीं पाएंगे। हमको लगने लगेगा हम बहुत बूढ़ा हो गए। 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करते हैं। निकाला क्वेश्चन आंसर निकालो। नहीं लिया है, ले लो तो रोज देखिएगा ना, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। हर आदमी को क्वेश्चन बैंक रोज देखना चाहिए। रोज 20-25 रुपया मिलेगा, ले लो। कोई क्वेश्चन नहीं मिला है तब आए हिजरी संबंध में क्या बताए थे? ओ मक्का में बनेगा क्या? वो शहर है, मक्का में बनेगा क्या? ये अरब है, ये अरब है, ये अरब है, ये क्या है? अरब है। ये क्या है? लाल सागर है, ये है लाल सागर। इधर क्या है? अफ्रीका है, राइट। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, देखिए तो अरब में 2 शहर है, उस शहर का नाम है मक्का, ये है मक्का। एक शहर का नाम है मदीना। जैसे अपने यहाँ कैसे बनारस है, पटना है, उसी प्रकार से शहर है। इसको कोई बनाता थोड़ी है, ये कब से है ओरिजिन, इसको आप नहीं कर सकते। जैसे मतलब अपना पटना है, पटना के बारे में तो कहा गया, लेकिन ये मगध का कब से है के जानता है? अपना गांव कौन बसाया के जानता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाइएगा पता नहीं चलेगा। तो वही ये मक्का और मदीना है। तो पैगंबर साहब यहीं पर जन्मे थे, यही पैगंबर साहब महान आत्मा, यही है महान आत्मा, महान विभूति, महान विभूति, यही है प्रॉफिट। हाँ ये है प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट, राइट। ये जन्मे तो कोई महान कब होता है? हम आपको सुनाए थे, कोई महान कब होता है? हाँ सोच पे, जो सामाजिक परिवर्तन ला देवे, जो क्या ला देवे? सामाजिक, हाँ तत्कालीन परिस्थिति में क्या लावे? बदलाव ला देवे, लोगों के हित की बात करे, बुराइयों को दूर कर देवे, वही न समाज सुधारक है। तो मोटे तौर पर जितना भी लोग हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, वो अपने आप में एक समाज सुधारक है। इसलिए इतिहास ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जितने भी है, जैन है यानी महावीर है, ये महावीर है, ये बौद्ध है यानी बुद्ध है, पैगंबर साहब हैं, या जो कोई भी हैं, गुरु नानक हैं, या जो कोई भी हैं, सन्यात सेन है, या जरथुष्ट है, या जो कोई भी है, ये अब इसका 2 कैरेक्टर है।
इसका ये पहला कैरेक्टर है धर्म और दूसरा कैरेक्टर है समाज सुधारक। ये समाज, ये क्या है? ये सुधारक। इसलिए इतिहासकार क्या कह देता है, 2 लाइन सुनिएगा। इतिहासकार क्या कह देता है कि जितने भी धार्मिक नेता हैं, धर्माचार्य हैं, वो रियल में क्या है? समाज सुधारक है। वो रियल में समाज सुधारक है। ठीक है, पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन रियल में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किनको सुधारने के लिए? समाज को। समाज में जो बुराई थी उस बुराई को इसने क्या कर दिया? दूर कर दिया। और क्या कहा कि अनावश्यक पूजा पाठ मत करो, केवल एकेश्वरवाद की बात करो। एक बात। सेकंड बात कह दिया कि मैं जो कहता हूँ हम अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं, हमको एक अनुभूति प्राप्त हुई है। हमको एक क्या प्राप्त हुई है? अनुभूति प्राप्त हुई है। इसी अनुभूति को जो मैंने प्राप्त किया है वो आपके हित के लिए है, मानव हित के लिए है। और तीसरी बात यही कह दिया कि मूर्ति पूजा गलत है, बिना माने मतलब का इसके फेरा मत पड़ो। राइट। तो ये मूर्ति पूजक पहले से थे ना, जो रोजी रोटी है, तो ये लोग बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अभी सरकार कह दे कि नहीं, जितना कंपटीशन है सब समाप्त, ना कोई IAS होगा, ना कोई PCS होगा, ना कोई रेलवे में जाएगा, ना कुछों में जाएगा, तो हम लोग लड़ेंगे कि लड़ेंगे? लाठी से डंडा लेके हम लोग निकल जाएंगे कि जब खत्म कर देगा तो हमको या तो गोली मार दो या तो फिर से लाओ। काहे? रोजी रोटी का सवाल है। तो उनको वो कह दे कि नहीं साहब निजीकरण कर दो। आज विरोध क्यों हो रहा है नरेंद्र मोदी का? इसी को लेकर हो रहा है। आप एकाएक कोई चीज़ लादना चाह रहे हैं, ठीक है, निजीकरण आप करना चाहते हैं, अच्छी बात है, दुनिया का आप उदाहरण देते हैं, लेकिन भाई पहले कुछ दे लोगे तब ना है। हाँ, निजीकरण तब ठीक है, वो भी चला। हाँ, तो बिना मतलब का बात क्या, अनावश्यक बात है, सब कुछ करी। तो यही बात यहाँ पर क्या कर दिया? ये किया तो इसका विरोध कर दिया जो पहले से जो पंडित लोग थे वहाँ मूर्ति पूजा, इतना ज़बरदस्त विरोध किया, उसके आगे पैगंबर साहब टिक नहीं पाए और वहाँ से इनको भागना पड़ गया। मक्का से इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ कि पैगंबर साहब कहाँ चले आए? मदीना चले आए। और कितना में चले आए? ये 622 ईस्वी में चले आए। यही जो 622 ईस्वी में आए यहाँ से, तो उर्दू भाषा में इसी को कहा जाता है हिजरत। हिजरत अपना हिंदी में कहा गया भागना, और इसी को हिंदी में कहा पलायन करना। तो यही पलायन करना, तो कितना में पलायन किए? 622 में। और यही 622 का क्या हुआ? इस्लाम धर्म का शुरुआत माना गया। बस माना गया। यही है पैगंबर साहब का, और कोई बात नहीं है। सारे जितने भी धर्माचार्य होते हैं सब बात पहले से ही धरातल में अवेलेबल होता है, उसी को नए रूप से परोस देता है, उसी को नए रूप से परोसा जाता है, नए अंदाज में परोसा जाता है, ताकि लोगों को क्या लगे? नया चीज़ लगे। लेकिन नयापन कुछ रहता नहीं है। आप मजाक में कहते हैं ना कि भाई जाम वही है, तो वही बात है। तो यही बात इसको यहाँ पर कर दिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ इस्लाम धर्म की शुरुआत 622। तो आइए हम लोग आप बात करें। क्या क्वेश्चन मिला? नहीं मिला? अच्छा, चलिए चलिएगा। हाँ चलिएगा। हाँ हाँ, नहीं अरे उसको समझाना, बहुत समझाना है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य एवं उनके प्रभाव को स्पष्ट करें। बस। क्या उनके आक्रमण ने मुस्लिम आक्रांताओं के लिए भारत में आक्रमण का द्वार खोल दिया? हाँ, देखिएगा अब यहीं पर है महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य कौमा कारण स्वरूप एवं परिणाम को दर्शावे।
क्या इनके आक्रमण ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं के लिए द्वार खोल दिया? द्वार क्या कर दिया? खोल दिया। अपना विचार स्पष्ट करें। ये प्रश्न है जिसमें क्या आ गया? गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य, क्या आ गया? कारण, क्या आ गया? स्वरूप, क्या आ गया? परिणाम। हाँ लिख लीजिए। हाँ, क्या इनके आक्रमण ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आक्रांताओं के लिए द्वार खोल दिया? हाँ। महमूद गजनबी एक योग्य सेनापति, कठोर प्रशासक तथा कला का एक महान आश्रयदाता। हाँ, तो यही इसमें सब आ जाएगा। इसी में हम लोग लिख देंगे सब। और क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलो। हाँ बोले ना। महमूद गजनबी, रुकिएगा। महमूद गजनबी एक योग्य सेनापति, कठोर प्रशासक, सेनापति कौमा कठोर प्रशासक तथा कला का महान आश्रयदाता था। कला का महान आश्रयदाता था। कला का महान आश्रयदाता था। टिप्पणी करें। चलिए, सब बात इसमें लिखाएंगे, इसी में आ जाएगा। टिप्पणी करें, सब बात इसमें लिखाएंगे। हाँ ठीक है, सही बात है। योग्य सेनापति के रूप में कला सारा विद्वान सबको दिया था ना। अलबरूनी था, फिरदौसी था, वहाकी था, सब कुछ था। पूरे बगदाद को, काबुल को बहुत सुंदर, गजनी को बहुत सुंदर ढंग से सजवाया, मंदिर बनवाया, मंदिर कहते हैं, मस्जिद बनवाया, महल बनवाया, पार्क लगवाया। सब बहुत बड़ा बात था। तो कोई भी सिंपल सा बात है, भारत को तबाह से मतलब यहाँ नहीं है। एक ही चीज़ आप जानिए कि शक्ति जिसके पास है, धरती उन्हीं की है। हाँ, सिंपल सा बात है। हम बोले आप तक से शक्तिशाली हो जाएंगे तो आप पड़ोसी को तबाह कर देती हैं। काहे उसका घर तोड़वाओ, काहे भाई पावर है, आप पावर में है। तो ये तो मानव प्रवृत्ति है। हाँ लूटा, तोड़ा नहीं, तोड़ नहीं पाया, केवल लूटा ही। हाँ, प्रशासक भी था, शासन चलाता था। तो देखिए, सवाल यहाँ पर ये है, एक मिनट सुनिए। सवाल यहाँ पर ये है कि आज हमारा भारतवर्ष जब तक नेता सुयोग्य नहीं होगा तो आईएएस के बल पर केवल आप कहिएगा कि हम बहुत अच्छा करके चला जाए, ये संभव नहीं है। आप में एक विजन होनी चाहिए। वो विजन राजा में यदि नहीं है तो फिर वो अच्छा प्रशासन भी नहीं चलवा पा सकता है। इसलिए इसके पास एक विजन था, और वो विजन जो क्या है, प्रशासक का होना चाहिए। तो राजा में एक प्रशासकीय गुण भी होना चाहिए, तभी अच्छा शासन चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। आप किसी के एडवाइस से कितना देर चला सकते हैं? अपना भी विचार होना चाहिए कि नहीं ये बात है। अरे आप एकदम किसी के तुरंत बैसाखी का सहारा ले लीजिएगा तो नहीं चलेगा। लोग कमेंट पास करता है अभी कि भाई वर्तमान सरकार कुछ से कुछ कार्य कर रही है, पार्लियामेंट बनवा रही है, अरबों खरबों रुपया लगा रही है। अब 10 साल होने जा रहा है तो भाई आप बड़े पैमाने पर फैक्ट्री को लगाइए। नीतीश कुमार का 20 साल अब होने जा रहा है, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगा है। केवल सड़क बना देने से और झुग्गी झोपड़ी को परिवर्तित करने देने से ये तो विकास तो नहीं कहा जाता है। एक विजन चाहिए, विजन। ये विजन नहीं है, ये विजन आप आईएएस के बल पर केवल कहिएगा कि ये करें वो करें तो वो अच्छा बात नहीं है। इसलिए कुछ करना चाहिए। इसलिए एक यदि शासक है, राजा है, तो उसमें प्रशासकीय गुण भी होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ता है, समाज को शांति मिलती है, जनहित में कार्य होता है। क्लियर? हाँ, क्या बोल रहे हैं सुनो? हाँ, कला का महान आश्रयदाता था। हाँ बोले। सोमनाथ को महमूद गजनबी क्यों लूटा? अब तोड़वाएंगे, अभी बताएंगे तो अपने आएंगे तो बोलेंगे मैं करेंगे।
हाँ हाँ, बोलिए क्या, बोलिए बोलिए, बताइएगा, बताइए ना। तो बताइए जी। हाँ, मतलब उसमें एक दासी स्वर, एक दासी, मतलब बाहर से लड़की सब ला के पानी उसको क्या कहते ओ, हैं? अच्छा। देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा। अच्छा। इसी को मतलब कुछ बताइए। अब जो हम पढ़ेबे करेंगे, अभी तो बताएंगे ना, ना फालतू नहीं है, सब ठीक है। अरे भैया, अच्छा रुकिए, अच्छा हम समझा देंगे। अच्छा देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। अब इनका मन है सुनने का, 1 मिनट सुना देते हैं। देखिएगा, सवाल यहाँ पर ये है, जितना भी मंदिर होता था ना, जितना भी मंदिर होता था, इसमें ब्राह्मण लोग क्या करते थे, ये ब्राह्मण लोग थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ करते थे, ये गड़बड़ सड़बड़ करते थे। यस, देखिए, तो ब्राह्मण लोगों ने क्या कह दिया कि देवता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य अनिवार्य है, संगीत अनिवार्य है। इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी पुत्री को दान करनी चाहिए। ला, गड़बड़ सड़बड़ बात है। तो भाई ये पुत्री को दान करनी चाहिए, तो जो गरीब वगैरह होते थे, गरीब वगैरह, उसको ब्रेन वॉश ये लोग कर देते थे। ये क्या कर देते थे, ये ब्रेन वॉश कर देते थे। और चूंकि नियंता, नियंत्रण करता जो कुछ भी था तो ब्राह्मण था, दूसरा तो कोई था नहीं। समाज को कहाँ ले जाना है, जन्नत में ले जाना है या जहन्नुम में ले जाना है, ये तो ब्राह्मण के हाथ में था। तो वो जाकर के क्या कहते थे कि आप एक देवदासी प्रथा चला दिया। ये क्या चला दिया, देवदासी, ये देवदासी प्रथा चला दिया। आज भी आप मंदिर में देखिएगा, एक टोली महिला की होती है, वो अपना ढोलक उल्लक लगा करके देते रहती है दिन भर। देखिए, अभी भी देखिए। तो ये जा करके क्या कर दिया, देवदासी प्रथा। तो देवदासी प्रथा में क्या करता था, ये लोग ब्राह्मण लोग घर से, जो गरीब गुरबा आदमी होता था, उनकी जो छोटी बच्ची होती थी, वो मासूम, उसको ले आता था और उसको क्या करता था, नृत्य कला, संगीत कला, ये सब सिखाया जाता था। और मंदिर के सामने जो देवता होते थे, इस देवता के सामने उनको क्या किया जाता था, नृत्य कराया जाता था। ये देवता के सामने ये नृत्य कराया जाता था, ढोल मंजीरा गीत फलना ढकना ये चलता था। तो जब तक वो छोटी थी तब तक तो ठीक ठाक था, चलिए। लेकिन जब वो बड़ी होती थी, सयानी होती थी, तो यही देवदासी प्रथा वैश्यावृत्ति में बदल जाता था। यही देवदासी प्रथा चेंज इनटू प्रोस्टिट्यूशन सिस्टम। तो ये जब बदल जाता था तो लोगों को यहाँ टीका टिप्पणी करने का मौका मिल जाता था। और ये देवदासी कहाँ पर रहती थी, ये मंदिरे में रहती थी। इसलिए जब मुस्लिम शासक लोग आए तो उन लोगों ने कहा कि ये मंदिर भ्रष्टाचार का केंद्र है, इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, विनष्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें अलग अलग प्रकार से कहा गया है, वो बात हम पढ़ाएंगे, अपने सुनाएंगे। क्लियर, चला आगे आइए। तो अब हमको ये देखना है कि अफगानिस्तान में, और कोई प्रश्न था नहीं था, देखिए। अब हम, मेरा कहना अब ये है, आप जरा सा मध्य एशिया को पहले समझ लीजिए, तब इसको आप समझ पाइएगा, नहीं तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए, यहाँ पर ये जो ईरान है, ये ईरान बड़ी ताकतवर चीज़ है, ये एकदम याद रखना। ये ईरान जो है, ये क्या है, बड़ी ताकतवर चीज़ है। आओ, ईरान देखिएगा, देखिए, देखिएगा, ये ईरान को देखिए। ये जो ईरान आप देखते हैं, ये ईरान, यही है ईरान। देखिएगा, आप अपना घर पर भी ले जा करके आप बढ़िया से देखिएगा, और जो बात हम बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। यही है ईरान, राइट। तो ईरान है, और यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो पोर्शन है, ये है अफ़गानिस्तान। यही पोर्शन आपका क्या पड़ गया, ये अफ़गानिस्तान, ये पड़ गया ईरान। और ये जो अपना है, यही है अपना भारत, यही है। अब पाकिस्तान को साथे ले लिए, देखना, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने लिए, इस बात नहीं। अब ज्वाइंट इंडिया हम दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका, ये भारत। बांग्लादेश साथे ले लिए, देखिए, ये ले लिए, बर्मा खाली छोड़ दिए, देखिए। हालांकि 1935 में बर्मा अलग हो गया,
बर्मा भी अपना ही अंग था, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया। हाँ, बर्मा भी शामिल था, उसको छोड़ दिया। देखिए, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो पोर्शन है ये है मध्य एशिया। ये पोर्शन आप देखो, ये ध्यान देखिएगा, ये है, ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन आपका क्या पड़ जाता है, मध्य एशिया, राइट, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर पड़ गया आपका, यही पड़ गया अरब, यही क्या पड़ गया, ये पड़ गया अरब, ये ध्यान से देखिए, ये पड़ गया अरब। और इस जगह से आप देखिएगा ये है तुर्की, है, देखिए तुर्की कैसे दुनिया में एक दूसरे से जुड़ा और कैसे कैसे आक्रांताओं ने इसको जोड़ दिया। सो देखिए, यही तुर्की से आप ये कहाँ चला गए, जल्दी बोलो, ये यूरोप चला गया। ये आप देखिएगा कैसे हलचल पैदा कैसे हुआ, इस बात को देखिए। तो सवाल यहाँ पर ये है, अभी लड़ाई शक्ति कहाँ उपजा है, अरब में, राइट। और इंडिया क्या है यहाँ, तो यहाँ की क्या स्थिति है उस बात को देखिए। अब ईरान अपने आप में क्या है, बहुत पावरफुल है, मध्य एशिया भी बहुत पावरफुल अभी है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो अरब में कौन सी बात हुई, अरब में तो जो ताकत था, तो ये तो यहाँ पर किसका जन्म हुआ, इस्लाम का जन्म हुआ। पैगंबर साहब ने यहाँ पर क्या कर दिए, पैगंबर साहब ने यहाँ पर नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई संचार और नया जोश यहाँ पर क्या कर दिया, भर दिया। और ये एक पावर दिया, वो पावर क्या दिया, अपने विचारों को क्या करना, दुनिया में फैलाना, कि ये विचार फैलना चाहिए। तो जब पैगंबर साहब का डेथ हो गया, तब जो खलीफा लोग आए खलीफा लोग जो लोग आए, तो खलीफा लोगों ने क्या देखा कि केवल समझाने से बात नहीं चलेगी, इसके लिए शक्ति भी चाहिए। शक्ति के साथ साथ समझाना, शक्ति और प्लस समझाना, ये दोनों चलाएगा। तो शक्ति पर जोर दे दिया। तो अब ये सोचने लगा कि कैसे चला जाएगा। तो यहाँ से जब चलेगा इस्लाम, तो यहाँ तो ईरान तो लगा है बड़ा शक्ति, राइट, वह तो इसको रोकेगा। अच्छा, यहाँ से ये जो पावर है, ये तुर्क, यह भी पावरफुल है। तो अब इनको टसल तो यहाँ से हो गया, यहाँ से टसल हो गया, यहाँ से टसल हो गया। अब ये जब यहाँ से ईरान को पराजित करेगा तुर्की को पराजित करेगा, तब न मध्य एशिया घुसेगा। अरे ईरान का आप देखबे किए हैं, सिकंदर के समय में ईरान का जो ईरानी आक्रमण है, तो पश्चिमी 20वां प्रांत भारतवर्ष का उत्तर पश्चिम भाग बनाया था। तो अभी दबदबा किन का है, ईरान का है। तो ईरान में आप देखे ही हैं कि यहीं पर क्या है, समानी वंश का उदय हुआ था। समानी वंश का यहीं पर क्या था, ये क्या कहते हैं, ये समानी वंश है। यहीं पर हम लोग क्या पढ़े थे, जल्दी बोलिए, ये नहीं जो दारा प्रथम था, हकमनी वंश, वेरी गुड, ये हकमनी वंश का था। ये सिस्तान वाला क्षेत्र था। तो ये जो क्षेत्र था, ये बड़ा पूरा का पूरा ईरान में था। अब ईरान में रियल में यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये मुस्लिम समाज का, ये मुस्लिम का यहाँ पर मुस्लिम समाज का यहाँ पर क्या हुआ, ये जन्म हुआ। और ये मुस्लिम समाज में दो विचारधारा ज़बरदस्त चला, एक ईश्वरवाद का, एक ईश्वरवाद का, अब प्लस किसका चला, समानता का चला। अब ये दोनों लहर बड़ी तीव्र गति से चला। और ये दोनों को लहर को कहाँ पहुँचाना था, पूरे में फैलाना था। तो इसका भार कौन लिया हुआ था, ये अरब वाले लिए हुए थे। तो अरब वाले में क्या था, खलीफा लोग थे। और खलीफा ने इसके लिए क्या किया, शक्ति का प्रयोग किया। तो जब यहाँ पर चला, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये समानी वंश वाले लोग इनसे लड़ाई लड़ा, लेकिन अरबों ने क्या कर दिया, इनको पराजित कर दिया। और पराजित करके देखते देखते ये पूरा क्षेत्र
ये सब पर कब्जा किसका हो गया? अरबों का हो गया। जो कि समानी वंश वाले अलग थे, तुर्क वाले अलग थे, जो इन लोगों का मध्य एशिया में था, ये सब का अलग था। लेकिन सब पर भारी कौन पड़ा? ये भारी पड़ा कौन? अरब पड़ा। तो अरब ने जा करके इस सब क्षेत्र पर क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया, दबदबा कायम कर लिया। तो जब ये दबदबा कायम किया तो इन लोगों का क्या हो गया? पतन हो गया। तो यहाँ जो इसका पतन जब हुआ तो उस अवस्था में अब अरब का जो पावर था वो थोड़ा थोड़ा ये धीमा पड़ने लगा। मेरा कहना है किसी भी व्यक्ति का पावर, सत्ता, सामर्थ्य एक समय के बाद घटेगा कि नहीं घटेगा। तो भाई जो जोश था वो चीज़ में धीरे धीरे ये अब क्या हो गया? कमी आ गई। तो यहीं पर क्या कहता है कि समानी वंश का, यही समानी वंश के अधीन ये कौन थे? एक तुर्क गुलाम थे। ये कौन थे? ये तुर्क गुलाम। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल्प्तगिन। यही था, अल्प्तगिन थे। ये क्या थे? तुर्क गुलाम थे। और किसके अधीन था? ये समानी वंश, समानी साम्राज्य में ये अधीन ये थे और यहीं पर ये रह रहे थे। जब समानी वंश का अंत हो गया तो ये अल्प्तगिन ने क्या कर दिया? अपना क्षेत्र, अपना क्या बनाया? अपना राज्य बनाया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। और साम्राज्य स्थापित करके इसने कौन सा क्षेत्र जीत लिया? तो इसने क्षेत्र जीत लिया कौन कौन भाई? ये बल्ख जीत लिया। ये कौन जीत लिया? बल्ख। कौन बना लिया? खुरासान। कौन बना लिया? अफगानिस्तान। कौन बना लिया? तो कहता है ये भारत का अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी सुनाएंगे, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर। लेकिन यहाँ तक आने में अभी समय लगेगा। तो अल्प्तगिन की मौत हो गई और अल्प्तगिन की मौत होने के बाद इसका कौन आया? यही सुबुक्तगिन, इनका दामाद, गुलाम हुआ दामाद। ये जो गुलाम हुआ दामाद था, तो यहाँ पर क्या था? ये जो खुरासान है ना, यही खुरासान, यहीं पर क्या लगता था? एक बाजार लगता था। हाँ, खुरासान पड़ गया, ये पूर्वी ईरान का क्षेत्र पड़ गया। ये कौन क्षेत्र पड़ गया? पूर्वी ईरान का क्षेत्र। तो उसमें अफगानिस्तान का ही ये भाग माना जाता है। ये पूर्वी ईरान वाला क्षेत्र पड़ जाता है, पूर्वी ईरान वाला क्षेत्र। और ये क्या है? ये खुरासान है। ये खुरासान, और खुरासान का जो साम्राज्य देखा जाए जिसमें मध्य एशिया भी शामिल था, इसमें पूर्वी ईरान भी शामिल था, अफगानिस्तान का भी भाग शामिल था। तो यही खुरासान एक जगह है। यहाँ क्या लगता था? यहाँ गुलामों का ये क्या लगता था? गुलामों का बाजार लगता था। यहाँ ये गुलामों का बाजार लगता था। यहाँ पर जैसे बैल को लाते हैं ना खरीदने बिकने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ मानव को खरीद बिक्री के लिए क्या किया जाता था? ये लाया जाता था। तो कौन लोग गुलाम बनते थे? मान लेते हैं कि कोई युद्ध में बंदी बना लिया गया तो भाई उसको गुलाम बना दिया गया। माने कोई लालची व्यक्ति है तो भाई खाने पीने के लोभ में रह गया, उसको गुलाम बना दिया। कोई लवारिस संतान है तो भाई उसको गुलाम बना दिया। कोई अवैध संतान है तो उसको गुलाम बना दिया। और उसको फिर क्या किया? उसके अनुसार, उनके मानसिक शारीरिक व्यक्तित्व के अनुसार उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। और प्रशिक्षण दे करके वो व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप किया था। और उसको बेचने के लिए कहाँ ले आता था? ये बाज़ार ले आता था। तो जिसमें जितनी कैलिबर होती थी उस हिसाब से जाकर के उनको क्या किया जाता था? दाम दिया जाता था। तो यहाँ खुरासान के बाज़ार से किसको खरीद के लाया था? ये सुबुक्तगिन को लाया था। तो सुबुक्तगिन बड़ा योग्य आदमी था। सुबुक्तगिन बड़ा योग्य आदमी था। वही सुबुक्तगिन की योग्यता, सैनिक क्षमता और क्या कह सकते हैं, इनके सूझबूझ को देख करके ये बड़ी प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? अल्प्तगिन। और इन्होंने अपनी पुत्री के साथ इनका क्या करा दिया? विवाह करा दिया। ये इनका क्या करा दिया? ये विवाह करा दिया। तो इसने भी ये जो साम्राज्य बनाया था, इसने भी क्या किया? साम्राज्य में इजाफा किया। और इन्हीं से कौन पैदा हुआ? इन्हीं से कौन पैदा हुआ? गजनवी। यही इन्हीं से कौन पैदा हुआ? ये गजनवी पैदा हुआ। और गजनवी जब आए तो गजनवी ने अपने क्षेत्र का विस्तार क्या कर दिया? बहुत दूर तक कर दिया। कहाँ तक? बल्ख को जीत लिया, खुरासान तक, अफगानिस्तान तक और भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत तक ये क्या कर लिया? जीत करके बना लिया। तो भाई इसका साम्राज्य कहाँ तक चला गया?
पूर्वी ईरान तक चला गया। और ये जो देखते हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इसी के राज्य में चलाया। इतना पावरफुल आदमी था कि जो काम अरब नहीं कर सका उस काम को किसने आगे बढ़ा दिया? महमूद गजनवी ने बढ़ा दिया। और सिस्तान जो प्रांत था, सिस्तान साम्राज्य का अंत करके इसने क्या कर दिया? ये अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इससे खलीफा बड़ी प्रसन्न हुआ और खलीफा ने इनको क्या कह दिया? यामीनुद्दौला, यामीनुद्दौला, ये यामीनुद्दौला की उपाधि प्रदान किया, साम्राज्य का दाहिना हाथ। और ये और कहा कि इस्लाम का संरक्षक के रूप में इसको क्या दिया? उपाधि दिया। और इसके बाद ये क्षेत्र पर इसका कब्जा हो गया। तब ये बड़ी दिखलाया कि तलवार में कितनी ताकत होती है, कि जो काम लोग उपदेश से नहीं कर सकता है वो काम तलवार से कर सकता है। इसलिए लोग सत्ता में जो होता है ना, शक्ति से अपना साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। गांव घर में आप देखिएगा कि जो ताकतवर परिवार है वो लाठी, छोटा, भाला, बर्छा से मार करके अपना क्षेत्र कब्जा कर लेता है। किसी को बोलने नहीं देता है वो कि ये क्षेत्र है, मेरा है तो मेरा है, कोई ले नहीं सकता है। काहे भाई? ताकत। बिना ताकत का कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे वह मानसिक ताकत हो, चाहे शारीरिक ताकत हो, चाहे शस्त्र की ताकत हो, चाहे शास्त्र की ताकत हो, ताकत तो चाहिए। बिना ताकत का आप अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते हैं, शासक नहीं बन सकते हैं। आप शासित हो सकते हैं लेकिन शासक नहीं बन सकते हैं। इसलिए सत्ता चाहिए। हम बोले अभी सही बच्चे, आप लोग किसके लिए लड़ रहे हो? शासक बनने के लिए ही लड़ रहे हो, शासित होने के लिए तो नहीं भाई। नौकरशाह, यह भी तो एक शासक का है। 65 साल की गारंटी है। एक दो बात है, सत्ता का सुख है, मामूली बात नहीं है। हाँ बोले ना, तो ये लड़ाई है तो कौन ताकत है? मानसिक ताकत है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या कर दिया? इसने लाया और ला करके क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। लेकिन अभी भी अधूरा था। कौन अधूरा था? इसको मध्य एशिया जाना था, इसको भारत जाना था, इसको अन्य क्षेत्र को क्या करना था? ये जीतना था। तो अब पहले यहाँ तक आप लिखिए। अभी जाएगा, अभी पूरा जीत नहीं पाया था। हाँ तो वो पैसा वो लाएगा कहाँ से? ये पैसा यहीं से ले जाएगा अभी। हाँ वही अलग अलग ब्रांच हो गया। और वो जो नाम जो पड़ा है ना, जैसे ताजिकिस्तान, जिसका मतलब ताजिक नामक वहाँ जनजाति थे, वही जाति के नाम हुआ ताजिकिस्तान। किर्गिस्तान, किर्गी नामक जनजाति थे इसलिए किर्गिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, तुर्क नामक जनजाति थे इसलिए तुर्कमेनिस्तान, इसलिए होता है। पाकिस्तान, इसका मतलब हुआ पाक लोगों का स्थान। मध्य एशिया बहुत बाद में, उसमें मूल रूप से सब अलग अलग था, सब अलग अलग। इस पर सब लोग, हाँ मध्य एशिया में सब अलग अलग था। अलग अलग साम्राज्य का नींव डाला गया था। समानी था, सिस्तानी था, ये सब पूरे अलग अलग साम्राज्य का था वो। क्लियर? ताकि यह क्षेत्र पर बड़ा ज़बरदस्त था। और तब यही क्षेत्र कहाँ चला? यूरोप में चला है। क्लियर? चलेगा। हाँ मध्य एशिया एक था, लेकिन नहीं, वो तो बहुत हाल का बात हुआ। लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे जो क्षेत्र है, ये सब स्वतंत्र राज्य था। आप ये 92 की बात है, 1992 की बात हम नहीं कर रहे हैं। 1992 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हाँ देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान से सभी लोग सुने। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945, राइट। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व क्या था? इससे पहले विश्व क्या था? विश्व एक ध्रुवीय था। विश्व क्या था? एक ध्रुवीय था। विश्व एक ध्रुवीय था। तब विश्व एक ध्रुवीय था, उसमें वरीयता किन की थी? यूएसए की वरीयता थी। किन की वरीयता थी? यूएसए की। हाँ राइट, ये अमेरिका की वरीयता थी, यूएसए की। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ,
जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रधान कौन थे भाई? तो द्वितीय विश्व युद्ध से प्रधान थे ब्रिटेन, कौन थे भाई? फ्रांस, कौन थे भाई? जर्मनी, कौन थे? ये जापान। ये चार शक्ति अपने आप में क्या था? बड़ी पावरफुल था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो ये सब का क्या हो गया? ये सब का पराभव हो गया। ये सब का क्या हो गया? पराभव हो गया। और दुनिया के मंच पर दो आदमी आए। वो कौन आए? यूएसए। और कौन आए? ये यूएसएसआर आए। तो यूएसए पूंजीवाद का समर्थक, ये पूंजीवादी व्यवस्था। तब पूंजीवादी व्यवस्था में ये कहता है आप अपने कैलिबर से कितना कमा सकते हो कमाओ, जितना आपको ताकत है आप कमाओ, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिंदा रहने का उन्हीं को अधिकार है जिसके पास कैलिबर है। गरीबों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। आप पूरा संपत्ति कमाओ, अपना पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लो, अपना कैलिबर से कमाते हो, दूसरे के हुनर से नहीं कमाते हो। ये क्या कहता है? पूंजीवाद। अपने लाभ के लिए कमाओ, स्व केंद्रित व्यवस्था को जन्म दो, अपने मौज मस्ती करो अपने कमा के, दूसरे से नहीं। चाहे जितना भी ताकत लग जाए, चाहे दूसरों को जो करना पड़ जाए, वो जा करके क्या करो? वो समाप्त कर दो। तो ये बात यहाँ पर ये कहता है। तो जैसे ये बात यहाँ पर कहता है तब पूंजीवाद में क्या खत्म हो जाता है? मानवता। राइट, मानवता। हम बोले अभी धन का संकेंद्रीकरण हो गया है। तो धन का संकेंद्रीकरण जब हो गया है तो 4-5 आदमी के पास सबसे संपत्ति है, बेसी तो है नहीं। अडानी, अंबानी, टाटा, गोयनका, बिरला, ये सब के पास है। बाकी तो हम लोग पास कुछ नहीं है। देखिए, इसने कहा तो इसका समर्थन लोगों ने जबरदस्त किया। दुनिया का अधिकांश देश किसके साथ हो गया? यूएसए के साथ हो गया। यहाँ पर यूएसएसआर ने, अब तो यूएसएसआर आ गया, तो इसने कहा समानता की बात कहा कि नहीं भाई, सबको धन का क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कम से कम सबको खाने पीने के लिए मिलना चाहिए। तो इसका सदस्य संख्या कम हो गया। तब यूएसए दोनों होड़ लगा दिया कि कौन कौन देश अपने अपने देश को अपने साथ कर सकते हैं। तो उसमें अपना मित्र बनाने में यूएसए आगे निकल गया। और ये क्या हुआ? पीछे छूट गया। काहे? किसने पीछे छूट गया? कि ये कहता साम्यवादी, सब समान है। तो लोग क्या कहता? सब समान कैसे हैं? ईश्वर ने सबको समान बनाया ही नहीं है, तो सब समान कैसे हैं? तो भाई इसने क्या किया? यूएसएसआर ने क्या किया? यही देखिए यूएसए है, देखिए यही है यूएसए, देखिए यही है, ये है रसिया, देखिए यही है रसिया। देखिए कितना बड़ा ये राक्षस है। सो देखिए ये विशाल काय राक्षस है, ये रसिया, पूरा का ये रसिया है। ये विशाल इतना बड़ा देश, बाप रे बाप। देखिए, लेकिन अभी भी इसका बढ़िया से विकास ये नहीं हो पाया। देखिए ये है रसिया, देखिए पूरे ये रसिया है। ये रसिया को आप देखिए। तो रसिया ने कहा कि भाई अपने आप में तो इतना बड़ा रसिया है, पूरे तो 1/6 है पूरे दुनिया का, इतना बड़ा क्षेत्र है। तो इसका सदस्य कहा कि बढ़ाओ। तो सदस्य बढ़ाने के लिए किससे आरजू किया? यही देखिए कजाकिस्तान। तो इसके सटले ने कजाकिस्तान है, देखिए ये कर लिया। किसको मिला लिया? ये कजाकिस्तान को बोला कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो बोला ये सो के राइट। फिर देखिए किसको ले आया है? देखिए क्या लिखा है? किर्गिस्तान। फिर इसको मिला लिया, देखिए ये किर्गिस्तान। फिर देखिए ये अजरबैजान, देखिए ये जो पोर्शन है ये है अजरबैजान। फिर इसको मिला लिया अजरबैजान। फिर देखिए ये तुर्कमेनिस्तान, देखिए ये तुर्कमेनिस्तान को मिला लिया। मिलाया नहीं, मतलब स्वेच्छा से आया। तो तुर्कमेनिस्तान किससे सट गया? अफगानिस्तान से सट गया ना। तो ये जो मध्य एशिया का जो भाग था, तो ये मध्य एशिया का भाग किस में मिल गया? यस, लेकिन मिला अपनी शर्त से मिला, विथ कंडीशन कि यदि आप मेरे शर्त पर चलिएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो भाई मैत्री हमारी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। सशर्त मैत्री था। तो बोला ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कौन आए? बुस्त्रोव, राइट, यही बुस्त्रोव आए। तो वो जब प्रेसिडेंट बने कहाँ का? रसिया का। तो उसने 2 नीति चलाया था, एक ग्लास्तनोस्त और दूसरा चलाया था पेरिस्ट्रोइका। तो जब ये
बनाया था, क्या बनाया था, इसको महासंघ बनाया था। इसको क्या बनाया था, ये महासंघ बनाया था। किसको महासंघ बनाया, यूएसएसआर को, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। तो रूस अब न कहा करके अब ये क्या कहने लगा, ये यही यूएसएसआर। तो क्या बनाया था इसको, महासंघ। और महासंघ जब कभी बनता है उसमें क्या रहता है, शर्त। ये क्या रहता है, शर्त, सबके हित की शर्त। तो जब यहाँ पर कौन बने, जब यहाँ के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कह दिया कि भाई 2 गुड्डी हम निकाला, और अमेरिका चाहता था कि इसको हम तोड़ दें। किसको तोड़ दें, यूएसएसआर को तोड़ दें। तो भाई उसी ने कहा 2 गो नियम निकाल दिया। क्या निकाल दिया, ग्लास्त नोस्त, ये है ग्लास्त, ये नोस्त निकाल दिया। और क्या निकाल दिया, पेरिस्ट्रोइका। ये पेरिस्ट्रोइका का है, यदि यूएसएसआर संगठित रहता तो यूएसए के लिए कांटा बना रहता। हाँ, तो इसके लिए इसको तोड़ना क्या था, अनिवार्य था। तो वही जाकर के यहाँ का जो प्रेसिडेंट बनाया गया, यहाँ का जो प्रेसिडेंट बना उसका नाम अभी हम बोले थे, हाँ ये भूल गए। देखिए, तो ये जो बनाया तो इसने यही नियम लगा दिया और कहा कि जिन जिन राज्यों को महासंघ से अलग होने का मन करता है वो अलग हो सकते हैं। तो यदि अलग हो सकते हैं तो देखते देखते जो था 15 राज्य था वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तब फिर यूएसएसआर क्या हो गया, समाप्त हो गया। और तब कौन सी बच गया, रूस। तो दुनिया क्या रह गया, एक ध्रुवीय। अब दुनिया क्या रह गया, एक ध्रुवीय। का यूएसएसआर तो रहा नहीं, कितने के बाद, 1992 के बाद रहा नहीं। तो दुनिया क्या बन गया, एक ध्रुवीय। तो ये यहाँ की बात है। हम बात सुना रहे हैं कब का, ये बात हम लोग 622 की बात सुना रहे हैं, यानी 8वीं शताब्दी का बात सुना रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर ये सब छोटे छोटे रूप में था। जैसे मध्य एशिया में क्या हम लोग कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कहने का मतलब तुर्क जाति ने अपने तलवार से छोटे से प्रदेश पर कब्जा कर लिया और उसका नाम क्या रख दिया, तुर्कमेनिस्तान। ताजिकिस्तान, ताजिक नामक जनजाति है, उसने भी अपना क्षेत्र बनाया और अपने जाति के नाम पर रख दिया ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाक नामक जनजाति ने अपना क्षेत्र बनाया और रख दिया कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेक नामक जाति ने अपना क्षेत्र बनाया, नाम रख दिया उज्बेकिस्तान। तो जाति आधारित यह देश का नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकों का, उज्बेक जो नाम है उसका स्थान किसका स्थान है, उज्बेकों का स्थान नहीं। इसी के नाम पर ये रख दिया, जाति के नाम पर ये देश का नाम रह गया, राइट। तो ये बात हम वहाँ सुना रहे हैं कि इस समय ईरान जो था ना, ये बड़ी ताकतवर आदमी था और यहीं पर बहुत सारे वंशों का उदय हुआ। सामानी वंश का उदय हुआ, सिस्तानी वंश का उदय हुआ, हकमनी साम्राज्य का उदय हुआ। और ये लोग बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। और समय समय पर यह कब्जा एक दूसरे के हाथ से हटते चला गया। और जब यहाँ पर क्या हुआ, जब इस्लाम धर्म का लहर चला तो इसमें पूरे दुनिया को इसने अपने क्या लिया, अपने झोंके से, अपने साइक्लोनिक वेव से प्रभावित कर दिया। और लोगों में इसमें जो समानता की जो भावना थी, यह बात लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा, इसलिए कि पुरोहितवाद से लोग क्या आ गया था, तंग आ गया था। इसलिए लोगों ने इस्लाम को क्या किया, स्वीकार करने में पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में जाकर के इसको क्या करते चला गया, स्वीकार करते चला गया। कि समानता किसको अच्छा नहीं लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। तो ये बात समानता स्थापित करने की वजह से लोगों ने क्या कर लिया, इसको अपनाया। तो ये जो तुर्क है, ये तुर्क मुसलमान नहीं है, लेकिन बाद में जाकर के इसने क्या अपना लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया, राइट। जैसे मुगल, तो ये जो मुगल है ये मुसलमान नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के इसने क्या कर लिया, ये कौन सी अपना लिया, ये लोग मंगोल थे, ये मंगोलिया से लोग आए थे ये। लेकिन बाद में इन लोगों ने क्या अपना लिया, इस्लाम धर्म को इन लोगों ने अपना लिया। क्यों, इस्लाम धर्म की जो सबसे बड़ी विशेषता है, मोस्ट फीचर ऑफ इस्लाम, दैट इज़ इक्वलिटी। ये क्या है, ये इक्वलिटी है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसका क्या है, ये इक्वलिटी है। और समानता हर मानव को अच्छा लगता है। हर आदमी चाहता है कि हम समान में इज्जत के साथ जिए, हमको लोग आदर करें, हमको लोग सम्मान दिले। तो कोई भी ऐसा नहीं है आदमी है जो सम्मान के खिलाफ हो,
हर आदमी चाहता है कि सम्मान